हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है द वोल्फ एंड द गोट। ठीक है, इस स्टोरी के एक एक वर्ड का सबसे पहले तो हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ भी मैं बताते चलूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच में अगर ग्रामर का कोई भी स्ट्रक्चर आएगा तो उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द वोल्फ एंड द गोट, ये है हमारा आज का शीर्षक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तो वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया, एंड मतलब और द गोट मतलब बकरी। तो इसमें अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये नाउन है। वोल्फ यानी कि किसी का भी नाम नाउन होता है, तो ये एक नाउन है, ये भी नाउन है, और ये कंजंक्शन है। यानी कि दो नाउन को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। तो भेड़िया और बकरी की ये स्टोरी है। अर्ली इन ए समर मॉर्निंग, कॉमा है। देखिए, ये पंक्चुएशन मार्क्स होता है ग्रामर का, जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो निशान आप देख पा रहे हैं इसको हम कॉमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी हमें सेंटेंस को थोड़ा सा विराम देना होता है, जहाँ पे थोड़ा सा उसको वेट देना होता है, रोकना होता है, वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो अर्ली का मतलब होता है सुबह सुबह या जल्दी, दोनों कहते हैं। यहाँ पे क्या सेंटेंस का मतलब बन रहा है? अर्ली इन ए समर मॉर्निंग। इन का मतलब होता है में, ए मतलब एक, समर मतलब गर्मी, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तो गर्मियों में सुबह सुबह या गर्मी की सुबह सुबह। ए वोल्फ यानी कि एक भेड़िया, स्पॉटेड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। स्पॉट का मतलब होता है देखना और स्पॉटेड का मतलब होता है देखा। ए गोट, एक बकरी को। ठीक है, तो गर्मियों में सुबह सुबह एक भेड़िए ने एक बकरी को देखा। एंड शाउटेड, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना और शाउटेड मतलब चिल्लाया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसमें वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। मिस गोट यानी मिस बकरी, यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन मार्क का ये कोटेशन मार्क कहलाता है। ठीक है, इसका यूज हम ज्यादातर डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच हम उससे कहते हैं यानी कि जब भी किसी के द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट हम सेंटेंस बना देते हैं तो वहां पे उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि किसी के द्वारा कही गई, जैसे कि राम है, राम ने कोई बात कही है, तो राम ने क्या कहा उस चीज को अगर हमें सेंटेंस में मेंशन करना है तो वहां पे डायरेक्ट स्पीच होगा। और उसको हम कैसे मेंशन करेंगे? तो कोटेशन मार्क के द्वारा मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात है? ये डायरेक्ट स्पीच है। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। ठीक है, ये है कोटेशन मार्क का ओपन। इसको फिर क्लोज करना पड़ता है, यानी कि जहां से बात उसकी शुरू होती है वहां से कोटेशन मार्क का स्टार्टिंग होता है, और जहां पे भी बात खत्म होगी वहां पे कोटेशन मार्क एंड होता है। तो देखिए, यहां से हमने कोटेशन मार्क स्टार्ट किया है। मिस गोट यानी कि उस भेड़िए ने कहा कि मिस बकरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये एक भाव है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उसमें से एक होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में हम भाव को प्रकट करते हैं, यानी कि सुख में, दुख में, जो भी मन में, अच्छा में, बुरा में, जो भी हमारे मन में भाव होता है उस भाव को जब हम व्यक्त करते हैं तो उस भाव को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा? मिस गोट, वाई आर यू टेकिंग सच डेंजर फॉर योर लाइफ बाई ग्रेजिंग ऑन ए स्टीप रॉक? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है इसका मतलब है कि ये कोई सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क हम तब लगाते हैं जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हम सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई का मतलब क्यों। वाई आर यू टेकिंग सच डेंजर, यानी तुम क्यों ले रहे हो। टेकिंग मतलब लेना होता है, सच डेंजर इतना खतरा, फॉर योर लाइफ यानी अपने जीवन में क्यों इतना खतरा ले रहे हो। बाई ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, तो तुम चर कर, क्योंकि आईएनजी का यूज किया गया है तो यहाँ पे चरकर होगा, और अगर ग्रेज होता तो चरना होता। तो बाई ग्रेजिंग ऑन ए स्टीप रॉक। स्टीप रॉक का मतलब, रॉक का मतलब चट्टान होता है, स्टीप का मतलब ऊंचा, यानी कि कोई ऐसा चट्टान है जो कि बहुत ही ऊंचा चट्टान है। और वहीं पे नीचे से वो भेड़िया देख के क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों तुम अपने जीवन का खतरा ले रहे हो उतने ऊंचे चट्टान पे चढ़कर।
ईट फ्रॉम डाउन हेयर। अब उसका क्या कहना है कि ईट मतलब खाओ, फ्रॉम मतलब से, डाउन मतलब नीचे, हेयर मतलब यहाँ। ईट फ्रॉम डाउन हेयर यानी कि खाओ नीचे से आके, यानी यहाँ पे नीचे आओ और तब यहाँ से खाओ। ऊपर से अगर खाओगे तो खतरा हो सकता है जीवन में, तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती हो, तुम मर भी सकते हो। यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज किया गया, इसका मतलब जो सेंटेंस था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है और अब उसका जो कहना था या कथन जो था, वो जो बोल रहा था वो भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे कोटेशन मार्क क्लोज हो गया है। तो देखिए कोटेशन मार्क ओपन की निशानी ये होती है कि जो ये राउंड डॉट है ये नीचे की तरफ होगा और कोटेशन मार्क क्लोज का निशान ये होता है कि ये जो डॉट है ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। द गोट थॉट, अब उस बकरी ने सोचा, थॉट, ठीक है, फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए सोचा, फॉर ए वाइल मतलब कुछ पल के लिए, तो उस बकरी ने कुछ पल के लिए सोचा। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप यानी कि ये भी सेंटेंस खत्म है यहाँ पे। बट कॉमा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा रुकेगा। बट यहाँ पे जब भी हम रीडिंग करेंगे तो देखिए रीडिंग में हम लोग को ये चीज का ध्यान देना होता है कि कहाँ पे कॉमा है थोड़ा सा रुकना है, और फुल स्टॉप है वहां पे थोड़ा और रुकना होता है, यानी कि वहां पे सेंटेंस खत्म है थोड़ा रुकना है, कॉमा में थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जैसे देखिए अगर मैं रीडिंग करूं, बट शी सेंस्ड द वोल्स प्लान, फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, कॉमा है, ठीक है। तो बट मतलब लेकिन, शी एक प्रोनाउन है जो कि यूज किया गया है गोट के लिए, ठीक है, बकरी के लिए। सेंस्ड, सेंस मतलब तो समझना होता है, और डी लगा दिया गया, इसका मतलब कि सेकंड फॉर्म हो गया है वर्ब का। और जब भी सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो वहां पे ताथा, तिथि या आ, ई, ए का सेंस बनेगा। यहाँ पे वहां पे वो चीज आना चाहिए, उस वर्ब में वो चीज लग जाएगा। यानी सेंस का मतलब होता है समझना और सेंस्ड का मतलब हो गया समझ गई। तो लास्ट में ई आया ना, तो वर्ब में हमको ये साउंड लगाना पड़ता है। तो वह समझ गई द वोल्स प्लान। तो यहाँ पे वोल्फ के साथ जब लगाया था इसका मतलब भेड़िया का या भेड़िया की या भेड़िया के, तीनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे हम की का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके बाद का जो वर्ड है उससे हमको ये चीज मैच कराना पड़ता है। तो ये प्लान का मतलब होता है योजना, तो योजना के लिए हम की का यूज करते हैं। एंड रिप्लाइड, और जवाब दी, रिप्लाई का मतलब जवाब देना होता है, और सेकंड फॉर्म में फिर वही वाली बात होगी, रिप्लाइड मतलब जवाब दी। तो दी में देखिए लास्ट में ई का साउंड आ रहा है ना, तो वो वर्ब में हमको यूज करना है। फिर यहाँ पे कॉमा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वो गोट ने सोचा, उसके बाद वो समझ गई उसका प्लान, और तब वो रिप्लाई करी यानी जवाब दे रही, तो जवाब में वो कुछ बोलेगी ना, तो जब वो कुछ बोल रही है ना तो ये उसका जो कथन होता है ना, उसी को हम फिर यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में मैंने कहा था आपको कि कोटेशन मार्क का यूज होता है, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं उसको हम डायरेक्ट लिखना होता है, हमको मेंशन करना होता है। तो उसको हम एक ऐसे एक मार्क में, जैसे कि वो पंक्चुएशन मार्क होता है ग्रामर में हम उसको बोलते हैं, तो पंक्चुएशन मार्क एक देना होता है जिससे कि देखने वाला या पढ़ने वाला समझ जाए कि ये जो सेंटेंस है ये किसने कही है। हो सकता है ये किसी और ने भी कही हो, लेकिन इससे हम समझ जाते हैं कि किसके द्वारा कही गई बात है। तो कोटेशन मार्क स्टार्ट होगा, डॉट नीचे होगा। आई नो, मैं जानती हूँ। यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ मी, यू मतलब तुम, आर नॉट थिंकिंग मतलब तुम नहीं सोच रहे, ING है, इसका मतलब ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। थिंक मतलब सोचना और थिंकिंग मतलब सोच रहे हो। कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रहे हैं, रही है, तो इसका ही हमको यूज करना होता है वर्ब के साथ। तो थिंक मतलब सोचना और थिंकिंग मतलब सोच रहे हो, ठीक है। तो मैं जानती हूं कि तुम नहीं सोच रहे हो, ऑफ मी यानी मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, कॉमा माई फ्रेंड मेरे दोस्त, मैं जानती हूँ मेरे दोस्त कि तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। बट रैदर योर सेल्फ, बल्कि, लेकिन बल्कि खुद के बारे में तुम सोच रहे हो। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो, मैं जानती हूँ तुम बस अपने बारे में सोच रहे हो। आई नो मैं जानती हूँ। इफ का मतलब होता है अगर। आई कम डाउन मैं नीचे आ जाऊं। यू विल मेक ए गुड मील, तुम विल का यूज हुआ, इसका मतलब ये जो सेंटेंस कहा गया है ये उस समय में, उस स्टोरी में, फ्यूचर में कही गई है, यानी फ्यूचर में तुम ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे गागेगी का सेंस आएगा, क्योंकि कुछ कर सके, गागेगी होगा, ठीक है। जैसे कि यू विल मेक यानी तुम, मेक का मतलब क्या होता है बनाना, तो तुम बना दोगे या तुम बना लोगे। गागेगी आ रहा है ना, बना लोगे, बना दोगे, गे आ रहा है। तो मैं जानती हूँ कि अगर मैं नीचे आ जाऊंगी तो तुम बना लोगे। विल का मतलब होगा गागे ही होता है, ठीक है, फ्यूचर में यूज हम करते हैं। तुम बना लोगे एक गुड मील, एक अच्छा भोजन बना लोगे। आउट ऑफ मी यानी मुझे से,
तुम मुझसे एक बहुत ही अच्छा भोजन बना लोगे, मुझे पता है, मुझे मार दोगे और एक अच्छा भोजन बना लोगे। सो का मतलब होता है इसलिए, कॉमा का यूज किया गया है। आई प्रेफर टू स्टे हेयर, इसलिए मैं पसंद करती हूँ, स्टे मतलब रहना, हेयर मतलब यहीं पे, मैं यहीं पे रहना पसंद करती हूँ। आउट ऑफ योर रिच, तुम्हारे पहुंच से बाहर, रिच का मतलब होता है पहुंच, तो मैं तुम्हारे पहुंच से दूर ही रहना पसंद करती हूँ। यहाँ पे कोटेशन मार्क क्लोज हो रहा है, डॉट ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस भी खत्म है, फुल स्टॉप का यूज किया गया है। द गोट सेव्ड हर सेल्फ, बकरी ने खुद को बचाया, सेव्ड मतलब बचाया और सेव मतलब बचाना, ठीक है। देखिए अंतर, देखिए सिर्फ सेव होगा तो बचाना होगा, और डी लग गया यानी कि सेकंड फॉर्म में बचाया, यो आ का साउंड आया, आ ई ए का साउंड आएगा, और नहीं तो ता था, ती थी, ते थे, ये 6 में से कोई एक आपको वर्ब के साथ लगाना होता है। तो द गोट सेव्ड यानी उस बकरी ने बचाया, हर सेल्फ का मतलब होता है खुद को, ठीक है, खुद को बचाया। ये भी प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। प्रोनाउन, जब आप प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ेंगे तब प्रोनाउन में ये आता है। फ्रॉम द वोल्फ यानी भेड़िए से खुद को बचाया, बाय नॉट गोइंग डाउन नीचे ना जाकर उसने खुद को भेड़िए से बचाया, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म है। द वोल्फ लर्नड ए लेसन, उस भेड़िए ने सीखी, लर्न मतलब सीखना और लर्नड मतलब सीखी, तो उस भेड़िए ने एक सीख का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी को कुछ सबक सिखाते हैं या सीख सिखाते हैं तो उसी को हम लेसन कहते हैं। लेसन का मतलब तो पाठ भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस लेसन का मतलब पाठ नहीं होगा, अध्याय नहीं होगा, यहाँ पे इसका क्या अर्थ हो रहा है, तो यहाँ पे सबक होगा, ठीक है। तो उस भेड़िए ने एक सबक सीखी, फ्रॉम द वाइज गोट, उस बुद्धिमान बकरी से एक सबक सीखी, एंड नेवर रिटर्न टू दैट प्लेस, और उस जगह पे दोबारा कभी भी नहीं गया, वापस नहीं गया, ठीक है, फुल स्टॉप है। स्टोरी खत्म है, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपने ध्यान से इस स्टोरी को देखी होगी और इसमें मैंने जितने भी ग्रामर का स्ट्रक्चर बताया आपको, उसको भी आपने माइंड में अच्छे से उतार लिया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हर स्टोरी में हमें कुछ ना कुछ मोरल देखने को जरूर मिलता है। तो इस स्टोरी में भी एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी मोरल है, तो चलिए मोरल को देख लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज बी केयरफुल, ऑलवेज बी केयरफुल इन व्हाट यू डू, थोड़ा सा रुकेंगे, कॉमा है, और या एल्स यू विल रिग्रेट इट। अब देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा, बी केयरफुल यानी सावधान रहे, केयरफुल मतलब सावधान, हमेशा सावधान रहे, इन व्हाट यू डू यानी आप क्या कर रहे हैं उस पर आप सावधान रहे, यानी जो भी आप करने वाले हैं या जो भी आप कर रहे हैं उस पे आप हमेशा सावधान रहें, और या एल्स यू विल रिग्रेट इट, और नहीं तो आप पछताएंगे, ठीक है। आप उस काम को लेकर, यानी जो भी काम आप करने वाले उस काम को लेकर आप पछताएंगे। अगर आप सोच समझ के कोई काम नहीं करेंगे तो उस काम में आप पछताएंगे। तो आज की स्टोरी में हमने क्या सीखा कि हमें जो भी काम करना होता है, यानी अगला जो भी हमारा कदम होता है उसको बहुत ही सोच समझ के हमें करना है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम किसी खतरे में जाने वाले हैं तो उस खतरे से हम बचे जाएंगे, और अगर बिना समझदारी के हम कोई काम करेंगे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपनी सिस्टर को सपोर्ट करिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पर आपको रेगुलर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरीज देखने को मिलती है, और साथ ही साथ ग्रामर भी सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।